हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं गिरीश कुमार साहू, फैकल्टी पाथ आईएएस एकेडमी। पाथ टीम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी सीजीपीएससी मेंस 2023 को टारगेट लेकर के एक सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में हमने पीवाईक्यू बेस्ड एक एनालिसिस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित, और उस छत्तीसगढ़ विषय के उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एक प्रैक्टिस सेशन हम इस पूरे सीरीज में देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। अभी तक जो वीडियोस यहाँ पर आ चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म पर, उसमें हमने सीजी के हिस्ट्री यानी कि पेपर 3 पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने मराठा प्रशासन, कलचुरी प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। ठीक है, इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग कर चुके हैं। तो मेंस की आंसर राइटिंग कैसी करनी चाहिए और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सिनॉप्सिस क्या होना चाहिए, कैसे हम अपने क्वेश्चन के आंसर को पेपर पर प्रेजेंट करेंगे, कैसे क्रिएटिविटी लाई जा सकती है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ये सेशन आपके लिए है। क्योंकि अगर आप सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मेंस 2023 में अपीयर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको जरूर अंत तक देखिएगा। ओके, और यहां पर हम जो प्रश्न उत्तर देखेंगे आज के इस सेशन में वो है छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी से रिलेटेड, यानी कि हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीएस से रिलेटेड। ये जो सब्जेक्ट है पेपर 5 पार्ट 1 के सेक्शन 2 का। जी हां, पेपर 5 भाग 2 के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक भारत की अर्थव्यवस्था और दूसरा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए है, तो इसको विस्तार से देखते चलिएगा और कोशिश करिएगा कि एक सीटिंग में इसको कंप्लीट कर ली जाए। ठीक है, देखिए, पहला पेन पेपर लेकर के तैयार रहिएगा। ठीक है, और जैसा जो पॉइंट्स आपको लगता है कि हाँ भाई ये पॉइंट जो है ये हमें आना चाहिए जब हम उत्तर लिखते हैं तो वो बिल्कुल इसको नोट करते चलिएगा। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, आपको मैंने बताया, तो उत्तर जो है वो हमने यहां पर दोनों में कवर कर लिया है। ठीक, सामने जो आपको दिखाई देगा उत्तर में वो एक मान के चलिए कि मुख्य बिंदु है, कंटेंट है उस प्रश्न से संबंधित, लेकिन उत्तर जो लिखना है वो उत्तर आप पर डिपेंड करता है कि उत्तर आप किस तरीके से लिख रहे हैं, है ना। सारी फॉर्मेटिंग को, स्ट्रक्चर को समझते हुए आपको बस उत्तर लिखना है। तो ये इसलिए क्योंकि चाहे कुछ भी आपको परोसा जाए, आप लिखेंगे वही जिसकी तैयारी आपने करी है। ठीक है, और ये भी बता दूं कि अभी राइटिंग प्रैक्टिस करते समय जो आप आंसर लिखते हैं जरूरी नहीं कि वैसे का वैसा ही आप वहां पर एग्जाम हॉल में लिखेंगे, क्योंकि जो आपको याद रहता है वो सिनॉप्सिस याद रहता है और आपको याद रहता है मुख्य बिंदु। ओके, लिखने का तरीका और शब्दों का चयन, ये सब कुछ जो है आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जो एक्चुअल में आप वहां पर परफॉर्मेंस के टाइम पे लिखेंगे, यानी कि एग्जाम हॉल में। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और पहला क्वेश्चन जो है सिलेबस के आधार पे और पीवाईक्यू के आधार पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके आधार पर सामाजिक पिछड़ापन से आप क्या समझते हैं। ओके, देखें, सामाजिक पिछड़ापन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल बैकवर्डनेस। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि आपको 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो बेसिक जो है वो ये है कि आपको सीधे सीधे सामाजिक पिछड़ापन की एक परिभाषा आपको बतानी है कि आप इसमें क्या सब प्रमुख रूप से लिखना चाहते हैं, है ना। तो देखिए कि सामाजिक पिछड़ापन जो है उसका आशय किसी वर्ग का शैक्षणिक स्थिति और व्यवसाय के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक स्तरीकरण की उत्पत्ति का परिणाम है। जब समाज को, है ना, अलग अलग स्तरों पर बांट दिया जाता है तो उसमें शैक्षणिक और व्यवसाय के दृष्टिकोण से, यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से हम जो है किसी वर्ग को पिछड़ापन की श्रेणी में ले लेते हैं। ये एक जो है सामाजिक स्तरीकरण का परिणाम है। तो एक बेसिक और बहुत ही स्तरीय कहना चाहिए परिभाषा यहां पर आपको मिल रही है।
अब ये तो आपने परिभाषा दे दी, लेकिन साथ में आपने क्या करना है कि ये पिछड़ापन किससे रिलेटेड है ये भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको लिखा है कि आप क्या समझते हैं इससे, है ना। तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इसके पिछड़ेपन की हम बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि समाज जो अलग अलग वर्गों में बटा है उसमें यदि हम इस आधार पर बांट दें तो यही जो है वो पिछड़ा वर्ग और जनजाति और आपका अनुसूचित जाति, ये अपनी समस्याओं की वजह से जो है क्या कहला रहा है, ये आपका शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति, इन सभी की वजह से कहना चाहिए कि सामाजिक पिछड़ापन के अंतर्गत आता है। ओके। और जब हम इस सामाजिक पिछड़ापन की पहचान कर लेते हैं, इन वर्गों की पहचान कर लेते हैं, तब उनको समाज की उस मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास हम लोग करते हैं। ओके। तो बेसिक जो चीज थी वो यही है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बस 2 लाइन में एक आंसर करो और किससे वो रिलेटेड है, किस वर्ग से रिलेटेड है वो भी आप बता दीजिए, तभी ये क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट होता है। ओके। चलिए, इसके बाद फिर यही प्रश्न जो है हम अंग्रेजी में अगर देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल बैकवर्डनेस, तो सोशल बैकवर्डनेस इज द रिजल्ट ऑफ एजुकेशनल स्टेटस ऑफ अ क्लास, social stratification between different sections of society on the basis of business or on the basis of their livelihood or on the basis of their economical standards. Okay, so इस तरीके से आप अपना उत्तर लिखिएगा। scheduled caste, tribes and backward classes have been included under this social backwardness. Okay, चलिए, तो ये 2 आपको लिखने थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है, हमने प्रश्नों के पैटर्न पर देखा कि सीजीपीएससी ने यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता के वितरण को बताइए, लिंगानुपात के वितरण को बताइए, है ना, या जनसंख्या के ही वितरण को बताइए। इस तरीके से एक प्रश्न हम लोग पैटर्न देखते हैं, तो उसी आधार पर एक प्रश्न हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो वो है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति में साक्षरता के वितरण को बताएं, यानी कि राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेसी इन शेड्यूल्ड कास्ट इन छत्तीसगढ़। और ये कितने नंबर का प्रश्न है, ये आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखना चाहिए भाई, आपको अनुसूचित जाति में साक्षरता का वितरण पूछा है ना। तो लिटरेसी की जो रेट है वो आप बताएंगे, दर बताएंगे साक्षरता की, और किसके लिए बताना है, तो आपको सबके लिए नहीं बताना है, आपको केवल ये जो अनुसूचित जाति है यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, इसके लिए आपको बताना है। ओके, तो अब डिपेंड करता है कि कैसे बताएंगे। तो भाई जाहिर सी बात है कि एक तो आप बताएंगे ओवरऑल कितना साक्षरता दर है पूरे छत्तीसगढ़ में, फिर आप बताएंगे कि अनुसूचित जाति की साक्षरता दर कितनी है, फिर आप अनुसूचित जाति में उसको 2 हिस्से में बांट सकते हो, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर, ऐसे आप बांटिए। और फिर उसके बाद बताइए कि भाई मैक्सिमम कहां पर और मिनिमम कहां पर। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिसको ध्यान रखिए। जब भी इस तरीके से वितरण पूछेगा, जनगणना से संबंधित जो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनके वितरण से संबंधित, तब फिर आप इस तरीके से लिखिए हमेशा। ओके, तो देखिए ओवरऑल हमने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर जो है किसकी, अनुसूचित जाति की 70.76% है। ओके, वहीं जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति में इतने प्रतिशत पुरुष और इतने प्रतिशत जो है महिला साक्षरता दर है, ये आपने बता दिया। फिर आपने बताया कि भाई सर्वाधिक कहां पर और आपका न्यूनतम कहां पर है। तो इस तरीके से आपने लगभग जो है वितरण को 2 मार्क्स के हिसाब से सही तरीके से बांट दिया। फिर केवल साक्षरता का वितरण जब पूछा है ना, तो आप प्रतिशत में ही बात करते हो और उसको आप बांट दीजिए, जिला के अनुसार बांट दीजिए, महिला और पुरुष के अनुसार बांट दीजिए और ओवरऑल बांट दीजिए, बस इतना ही काम करना है। ये बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। लिंगानुपात पूछेगा तो मान लीजिए लिंगानुपात का वितरण आ रहा है, तो उसमें भी आप ऐसे ही लिखेंगे कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ में कितना लिंगानुपात है। फिर पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिकली किसी वर्ग के लिंगानुपात से अगर आप पूछे जा रहे हैं तो फिर आप वैसा ही कर सकते हैं कि अनुसूचित जाति में कितना लिंगानुपात है, ठीक है। इस तरीके से अगर पूछा तो आप फिर से वही काम करेंगे कि भाई उसमें बता दीजिए कि मैक्सिमम कहाँ, मिनिमम कहाँ, महिलाओं में कितना, पुरुषों में कितना, इस तरीके से उसको बांट करके लिखिएगा, तब वो कंप्लीट आंसर आपका बनता है ना। चलिए, तो ये आपका जो है ये इंग्लिश में भी वही कंटेंट है, बस आप एक बार इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न लेते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या हमेशा के लिए सीजीपीएससी हो चाहे मतलब कि मेंस के एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो वो है महिला सशक्तिकरण। ठीक है, और जैसे कि हाल फिलहाल में जो 6वीं हमारी विधानसभा सरकार अभी जो काम कर रही है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत भी हमने देखा है कि कुछ परियोजनाएं कुछ योजनाएं चालू की गई हैं। लाइक अगर केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो मातृ वंदना योजना है, यहाँ पर आए तो महतारी वंदन योजना है। इस तरीके से जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हो जाती हैं तो उससे संबंधित आप एक टॉपिक ले सकते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, ये मान के चलिए कि ये टॉपिक आपका 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है, और फिर सीधा इसको मान के चलिए कि 10 से 15 मार्क्स वाले जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, महिला सशक्तिकरण। तो प्रमुख आप क्या समझते हैं, तो इसमें बेसिक चीज बताइए कि महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है। तो आप इसमें क्या करते हैं, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक या सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करके उन्हें सशक्त बनाने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक, ये सशक्तिकरण उनके जनसांख्यिकी सूचकांक, राजनीतिक भागीदारी और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर समझा जा सकता है। मतलब उनकी भागीदारी अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से उनकी भागीदारी होती है ना, और उसमें वो अपने आप को कहां तक साबित कर पा रहे हैं, क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, ये सारी चीजें उसके तहत सब आती हैं बातें, है ना। महिला सशक्तिकरण एक विचारधारा को संदर्भित करता है जो समाज में समानता आधारित भागीदारी को सुनिश्चित करता है। आपने यहां पर एक बता दिया कि भाई महिला सशक्तिकरण क्या है, फिर उससे आपने बताया कि इससे क्या सुनिश्चित होता है कि महिलाओं को कहां पर कैसा स्थान मिलता है। फिर आपने तीसरा ये चीज बताया कि भाई इस विचारधारा से समाज में किस तरीके से उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है। ओके, तो ये 3 अलग अलग हिस्से हैं, अगर आप देखेंगे तो इन्हीं 3 हिस्सों के आधार पर हमने यहां पे उत्तर दिया है। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट, फिजिकल और स्पिरिचुअल और मेंटल, इज द प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग द वुमेन बाय क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन देम एट ऑल लेवल्स। वुमेन एम्पावरमेंट कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफिक इंडेक्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड वेरियस सोशियो कल्चरल ट्रेडिशंस। ठीक है, इस प्रकार से तो डिस्कशन हमने कर लिया है कि आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या समझते हैं, बस यही पूछा था। तो बेसिक चीज बताओ, फिर ये बताओ कि उससे क्या स्थान मिलेगा वुमेन को, और कंडीशन क्या होगी उनकी, कैसे सुधरेगी, क्या तरीके से, और फिर ये बताइए कि किस तरीके से हम महिला सशक्तिकरण को बता पाते हैं, उसका इंडिकेशन कैसे होता है। मतलब कहने का ये कि हम किस तरीके से बता रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, तो उसके लिए कुछ आपके आंकड़े होंगे, डेटा होंगे, है ना, उनका पार्टिसिपेशन लेवल होगा, इस तरीके से हम बताएंगे। क्लियर इतनी बातें? ओके, चलिए, तो ये 3 चीजें आप ध्यान में रखेंगे, है ना। मैं यहां पर ये 3 चीजों को लिख देता हूं आपके लिए। ठीक, एक प्रमुख रूप से एक परिभाषा दे दीजिए अपने शब्दों में, यहां पे लिख देते हैं। फिर दूसरा कि उससे महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार आएगा, महिलाओं की स्थिति या महिलाओं का स्थान जो भी देखें, है ना। और तीसरा ये चीज कि उनकी जो है महिला सशक्तिकरण को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब वो किस तरीके से पता चलेगा, तो आंकड़ों से पता चलेगा, है ना। तो भाई वो कैसे कैसे आंकड़े होंगे, है ना, यानी कि उनकी भागीदारी जो है वो कैसे पता चलेगी, कैसे सुनिश्चित होगी। तो राजनीतिक रूप से अगर उनको स्थान मिल रहा है, जैसे आरक्षण मिल जाता है, पंचायतों में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, ये सब क्या है, इनकी भागीदारी बता रहा है, तो ये सुनिश्चित करता है महिला सशक्तिकरण को। ओके, ऐसा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कृषि कार्य की प्रगति में प्राथमिक कृषि साख समिति के योगदान को समझाइए। एक इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना, उस इकोनॉमिक सर्वे से भी डायरेक्ट प्रश्न आता है। ओके, बजट से प्रश्न आता है, यही तो सीजी इकोनॉमी है। ओके, और जो सिलेबस वाइज लाइक सामाजिक पिछड़ापन, महिलाओं के सामाजिक पिछड़ापन का क्या कारण है ना, आपका जो है इस प्रकार से प्रश्न आता है। फिर अनुसूचित जाति के पिछड़ापन का क्या कारण है, उनके पिछड़ेपन को दूर करने का क्या प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा, इस तरीके से सब प्रश्न इसमें बनते हैं। ओके, तो कृषि कार्य की प्रगति में प्राथमिक कृषि साख समिति के योगदान को समझाना है। तो प्रमुख रूप से यदि हम देखें यहाँ पर, तो प्रदेश में कितने आपकी कृषि साख समितियां हैं उसको लेकर के आप आगे बढ़िए। ओके, कि 2058 हैं, फिर इसमें कितने लाख कृषक सदस्य हैं वो आप बताइए, और फिर उसके बाद बताइए उसके योगदान को कि किस तरीके से ये क्या काम करती है। ठीक है, तो
इनका जो कार्य है वो आप बताएं कि कृषकों को क्या करवाती है, ऋण उपलब्ध कराया जाता है ना, सहकारी समितियों के माध्यम से। फिर आप बताएं कि भाई कौन कौन से प्रकार के ऋण उपलब्ध कराते हैं, तो इसमें अल्पकालिक ऋण है, गौपालन हेतु है, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्यों हेतु है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बताएं कि भाई इसमें इस ऋण में कितने की अधिकतम सीमा होती है और कितने प्रतिशत ब्याज पर यह दिया जाता है, बस ये आपको इसमें बताना था, है ना। तो इस प्रकार से ये कृषि को, कृषकों को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कमिटी इन द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क इन द स्टेट। ओके, सो नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रेजेंटली कितने हैं वो आप बताएंगे एज पर द इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट डेटा। ठीक है, और फिर आप बताएंगे कि कितने फार्मर्स जो हैं इसमें रजिस्टर्ड हैं, जिसको कमेटी क्या करती है, इनको एक कंसेशनल रेट पर एग्रीकल्चरल रिलेटेड वर्क के लिए क्या करती है, लोन क्रेडिट करती है। ओके, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन के बारे में बता दें आप। शॉर्ट टर्म लोन है, लोन्स फॉर काउ रियरिंग एंड फिशरीज हॉर्टिकल्चर वर्क, इस तरीके से क्लियर। और फिर लास्ट में एक छोटा सा बता दीजिए कि इस तरीके से होता क्या है, मतलब कि कंक्लूजन वाला पॉइंट। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द अबव टाइप्स ऑफ लोन्स टू द फार्मर्स एट अ डिस्काउंटेड रेट, okay, the amount of interest grant is provided to the cooperative societies by the state government। ये सब कौन करता है, तो ये सब आपका स्टेट गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा होता है। चलिए, ये एक प्रश्न ये हो सकता है कि ये बिल्कुल आपको मेंस 2023 के पेपर में आपको मिल जाए, और ये प्रश्न कौन सा है, ये है माता रानी का प्रश्न। जी हाँ, जो प्रश्न आपको मेंस पास करवाएगा। ठीक, महतारी वंदन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कमेंट ब्रीफली ऑन महतारी वंदन योजना 2 मार्क्स में। ठीक है, तो महतारी वंदन योजना के तहत क्या है, तो वो प्रमुख प्रावधान लिखिए। किस वर्ग के लिए, देखिए जब भी योजनाओं से प्रश्न आए ना, तो योजनाओं का एक सिनॉप्सिस आप तैयार कर लीजिए। जब भी कोई भी योजना पूछी जाए तो इसमें आपको याद रखना है कि जो योजना होती है इसमें हम क्या करते हैं कि वो योजना कब से प्रारंभ हुआ, ठीक, इसका योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, योजना किस वर्ग के लिए है, योजना के तहत क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, और योजना से संबंधित कुछ अंतिम आंकड़े। ओके, ये आपको इस तरीके से इसके उत्तर लिखने होते हैं। क्लियर है ना। कब से प्रारंभ हुआ, किसने उद्घाटन किया, किसने शुरुआत की, इस तरीके से लिखोगे। फिर योजना के पीछे क्या उद्देश्य है वो लिखिए, किसके लिए है, प्रावधान क्या है, मतलब कि कितने, जैसे यहां पर आपका आता है कि प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा, है ना। फिर उसके अलावा अच्छा, इसमें योजना के तहत कोई भी योजना जो है उसमें पात्रताएं भी होती हैं, है ना, कि कौन होगा पात्र उसके लिए। ओके, पात्र वर्ग या बेनिफिशियरीज जो होते हैं, है ना, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हितग्राहियों के लिए बात कर रहे हैं। तो जैसे ये महिलाओं के लिए है तो महिला वर्ग के लिए तो पात्रता क्या होनी चाहिए, तो पात्रताओं के आधार पर यह बताया गया है कि विवाहित महिला हो, विधवा हो, या आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आती हो, ऐसी महिलाओं के लिए जो है ये किया गया है प्रावधान। तो ये पात्रता हो गई, और ये जो है उसका प्रावधान हो गया कि 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, 12000 रुपए वार्षिक। ओके, ये एक चीज हो गई। ठीक, अब दूसरी चीज ये कि किसके लिए है, तो महिला आवेदकों के लिए है, हमने वो भी बता दिया, है ना। ये इसके तहत ये किसने इसको चालू किया है, तो इसको आपको छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया है। राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चालू किया है, ये उसका उद्देश्य हो गया। ठीक, और फिर आपने क्या कर दिया, इसी चीज को आपने इसको बजट से जोड़ दिया कि भाई इस चीज के लिए बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। ओके, तो ये तो कंप्लीट आंसर आपको दिख रहा है, 3 लाइन में कंप्लीट आंसर। आपने देखो कितना सारा कंटेंट दिया, जितना यहां पे लिखा है वो सारा कंटेंट आपको यहां पे दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से आंसर हमको लिखना चाहिए। ओके, तो जब भी आप आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरीके से आप जो है तैयार करना। ओके, फिर देखिए इसके बाद ये इंग्लिश कंटेंट है, यहां से आप देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न ये देखिए, अब इसी महिला सशक्तिकरण को लेकर के 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, और ये मान के चलिए कि आने की संभावना है। मैं तो कहता हूं कि भाई महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक निबंध आप लिख लीजिए,
है ना, जो पेपर 2 है ऐसे राइटिंग का, उसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित जो आता है उसमें आपको हो सकता है कि महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखने को आ जाए। ठीक है, मेंस 2023 में। ओके, चलिए, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए राज्य में किए जाने वाले प्रयासों का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन तो क्या किया गया, क्या किया जा रहा है, और फिर उसका मूल्यांकन कीजिए कि वहां से क्या प्रमुख चीजें हमको देखने को मिलेंगी। ओके, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ क्या है वो आपने पहले लिख दिया कि महिलाओं, क्योंकि 15 नंबर का है ना, तो 15 नंबर में आप जानते ही होंगे कि 15 मार्क्स में किस प्रकार से हमको उत्तर लिखना चाहिए। 15 मार्क्स में हमको ये लिखना होता है कि पहले आप एक भूमिका बनाइए, उसके बाद फिर आप मुख्य बिंदु पर आइए, और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन पर आइए। ओके, कंक्लूड करिए उसको, है ना। और कितना क्या लिखना चाहिए, तो इंट्रो या भूमिका ये पूरे उत्तर का 10% होना चाहिए, और जो आपका कंक्लूजन है वो भी 10% हो, यानी कि आपका 80% जो हिस्सा है वो मुख्य बिंदु का होना चाहिए। ओके, तो मान के चलो कि 1-2 लाइन आप इंट्रो में यूज करो और 1-2 लाइन आप कंक्लूजन में, बाकी मुख्य बिंदु जो है वो बाकी पूरे में आएंगे। क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आप मान के चलते हो कि 18 से लेकर के 20 तक और कभी कभी 22 लाइन तक हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, ज्यादा कंटेंट अगर होता है तो, क्योंकि वो तो पूरा प्रॉपर्टी आपका जो है बना के देगा ना, मतलब कि लाइंस खींच करके देगा, तो उतने में आपको लिखना है, तो पहले ही आप हिसाब लगा सकते हैं कि भाई कितना करना है। अभी हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए उतने लाइंस तक चलेंगे। ओके, चलिए भाई, तो ये प्रमुख रूप से बताइए कि सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, तो सामाजिक शक्ति में वृद्धि करना, है ना। सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयास की अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए तो ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, हमने एक महत्वाकांक्षी जो योजना है उसको सबसे पहले स्थान दिया है, महतारी वंदन योजना को हमने फिर से यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे हेडिंग बना दीजिएगा, हेडिंग बना बना के लिख दीजिएगा तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मान के चलिए कि जितना नंबर ऑफ कंटेंट आप देंगे उतना अच्छा रहेगा। तो उज्ज्वला गृह योजना, स्वाधार गृह योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, तो कंटेंट तो आप सामने से देख ही रहे हो, मैं उतना आपको जो है रिपीट नहीं करूंगा, पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है ना। आप बस यहां से देख लीजिएगा और किस प्रकार से हमने लिखा है उसको समझिएगा, है ना। और ये भी समझना है कि हमने प्रमुखता किसको दी है, मतलब कि प्रायोरिटी किसको दिया है। फॉर्मेटिंग जब हम लोग कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर पे जब काम कर रहे हैं, तो पहले हमने क्या लिखा, बाद में क्या लिखा। ओके, इस तरीके से। ओके, तो प्रमुख रूप से तो महतारी वंदन योजना, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना में आता है तो उसको सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद फिर बाकी जो भी चीजें हैं वो आप लिख दीजिए। ओके, और उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो योजनाएं होती हैं उसमें क्या क्या लिखना है। ओके, लाइक जैसे मातृ वंदना योजना आ रहा है तो कब से चालू हुआ ये हमने लिख दिया। ठीक, किसके लिए है, तो प्रथम जीवित संतान हेतु योजना का लाभ देय है। योजना अंतर्गत गर्भवती जो धात्री महिला है उनको पहले जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपए की राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं, अच्छा सॉरी, ओके ओके ओके, ये मातृ वंदना योजना के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है महतारी जतन योजना, तो ये किसके लिए है, जतन किसकी करनी है भाई, जतन करनी है गर्भवती महिलाओं की। ठीक है, तो उसके लिए क्या, उनको पोषक आहार मिलना चाहिए, सारी चीजें, तो उसके लिए ये आपका क्या है, महतारी जतन योजना है ना। फिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट डेटा ही याद रखिएगा, पहले 25,000 रुपए था, अब ये 50,000 रुपए कर दिया गया है। ओके, तो ये सब आप ध्यान में रखें और इसका उत्तर लिखेंगे। तो इवेल्युएट एफर्ट्स टू बी मेड इन द स्टेट ऑफ सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ओके, और फिर महिला सशक्तिकरण से क्या प्रमुख चीजें हमको देखने को मिलती हैं, ये उसके कंक्लूजन में आ जाएगा, है ना। तो चूंकि यहां पर ये पूछा है कि क्या प्रयास किए गए हैं, तो उसी को प्रयास को आपको कंक्लूड करना है। ओके, तो लास्ट में आप यही लिखे कि ये वर्तमान सरकार के माध्यम से जो सरकारी प्रयास हैं, है ना, ये बहुत क्या मतलब आप लिख सकते हैं कि सरकारी प्रयासों को के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। चलिए, तो यहां पर ये आपका
जो सीजी इकोनॉमी वाला चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, और ये जो पूरा पीडीएफ है ना, यहाँ से एक तो स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, यूट्यूब में ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, बाकी किन और टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए सीजीपीएससी मेंस 2023 को लेकर के, छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित या अन्य विषयों से भी संबंधित, वो आप कमेंट कर सकते हैं और जरूर कमेंट करिए। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, ताकि एक अच्छा करने का प्रोत्साहन हमें सदा मिलते रहे। बाकी पाथ आईएएस एकेडमी आपके लिए सदैव समर्पित है और हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच।